बच्चों, ये 10th यूपी बोर्ड का मैथ का सेट है। अब से तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। तो ये सेक्स कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए आप वीडियो में और कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन है, का नंबर है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो ये सवाल इस तरह से होगा, इसको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। उसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। तो सेक थीटा में 60 की वैल्यू होती, सेक थीटा 2 सेक थीटा में 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ सेक थीटा बराबर सेक 60 रखेंगे तो थीटा का मान 60 आ जाएगा। तीसरा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हो तो m का मान कीजिए। मूल बराबर होते हैं तो व्युत्कर हमारा 0 होता है, यानी d बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। ये इस तरह से, तो d बराबर b² माइनस डी बराबर b² - 4ac 3, इसको इस तरह से लिखा और रेडियल इक्वेशन से समी तुलना करके ABC का मान निकाले। और ABC के मान b² - 4ac बराबर 0 है, तो b बराबर 4ac हो जाएगा, b² बराबर 4ac। तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। ऐसे समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज से जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो माध्यिका और शीर्ष लंब सब एक ही होता है। तो पूरी भुजा 2a है, पूरी भुजा 2a है तो आधी a हो जाएगी, और ये लंब है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा √3। अगला क्वेश्चन है, a से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य तो नॉर्मली हम लोग औसत के रूप में छोटे क्लासों में पढ़ते हैं। तो ये है समांतर माध्य, जैसे औसत का फॉर्मूला है वही समांतर माध्य का। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये देखिए, हमने पहले जल्दी से ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए या मिस कर दिए। तो सम संख्या का था और हमें लगा कि सभी संख्याओं का। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 हो जाएंगी 1 से 10 तक, और 5 संख्याएँ हैं तो नीचे 5 लिखेंगे। ये देखिए, ये एक संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, तो इसलिए यहाँ 5 लिखा है। तो सबको जोड़ेंगे 30, और 30 से जब भाग देंगे तो 5 से 6। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य, नहीं ये बिंदु P, ये वाला बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान पूछा है। तो इसमें सिंपली दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगेगा। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 10 दिया, x1 x2 y1 y2 के मान लिख लिए, रखा, और इस तरह से समीकरण में सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और फिर इधर उधर एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से बनेगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण सॉल्व करना पता ही होगा। बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ते हैं, बीच वाले नंबर को ऐसे इस तरह से तोड़ेंगे कि इस नंबर, ये 6y को ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 27 है और जोड़ने या घटाने पर 6y आ जाए। तो 9 3 का गुणा होगा 27 हो जाएगा, और 9 प्लस का 3 माइनस का जब जोड़ेंगे तो 6y आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ y कॉमन लिया, फिर यहाँ 3 कॉमन लिया, ऐसे आधा आधा बांट लेते हैं, -3 का लिया। फिर इस पूरे इक्वेशन से y + 9 कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से y + 9 y - 3, और यहाँ पे 0 लिखना भूल गए, कल में 0 भी चल रहा था। तो y बराबर आ जाएगा -9,3, क्योंकि इसको एक बार y + 9 को 0 के बराबर करेंगे और दूसरी बार y - 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो y ये पक्षांतर होकर इनके साइन पलट जाएंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ख़त्म हो गए। फिर देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है सेम, अभी पूछा गया था ऊपर। ये देखिए, अभी ये वाला
ये क्वेश्चन अभी किया था, वैसा ही क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है। दूसरे का यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर है तो पहले ही बता चुके हैं कि व्युत्कर का मान 0 होगा। तो ये है दूसरे का 3x² - 12x + m। इसको आइडियल इक्वेशन से तुलना करके ABC का मान रखेंगे और D बराबर B² - 4AC बराबर 0 रखेंगे, तो B² बराबर 4AC आ जाएगा। तो सब वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा m = 6। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरे का है cos² 67 - sin² 23 का मान ज्ञात करना है। तो ये जो स्क्वायर लिखा है इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे, चाहे आप cos को बदल लें चाहे साइन को बदल लें, कोई आंसर में चेंज नहीं आना है, आंसर आना है 0 ही। तो cos 67 को 90 - 23 लिख सकते हैं क्योंकि वही आएगा। तो cos 90 - 23 का वैल्यू हो जाएगी sin 23 और स्क्वायर तो होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा sin² 23 प्लस का sin² 23 माइनस का कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है ये। इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। आधार दिया था 14 और लंबवत ऊंचाई 7। लंबवत ऊंचाई या ऊंचाई का है या लंब का है, सब बात बराबर। तो 2 से 14 कटेगा, 7 आएगा और 7 का 7 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 49 आएगा। फिर अब ख नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका है। तो पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो सकती है। पहली संख्या 1 और दूसरी वह संख्या जैसे 5 है, 5 को हम केवल 1 और 5 से ही भाग कर सकते हैं और दूसरा नहीं, लेकिन उसी की जगह हम 6 को देखें अगर, तो 6 को हम 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भाग सकते हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्या, उस हिसाब से क्या हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23 और 29। तो माध्यिका के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। यहाँ n जो है पदों की संख्या है और पदों की संख्या 10 है जो कि सम है, तो सम होती है तो माध्यिका का फॉर्मूला ये होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान होल अपॉन 2। तो इस तरह से आ जाएगा। n का मान रखने पर n की जगह, यहाँ n की जगह 5 रखना है, 10 रखना है, यहाँ पे भी 10 रखना है, तो यहाँ आ जाएगा 10/2 5। यहाँ भी 5 आएगा और लेकिन प्लस में 1 है तो 6 आ जाएगा। तो 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान, और यहाँ से 5वें पद का मान है ये 11 और 6वें पद का मान है 13, तो उसी को यहाँ रख देंगे और 11, 13, 24 और 24 में जब 2 का भाग देंगे तो माध्यिका आ जाएगी 12। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरे का संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM क्या कीजिए। तो एक सवाल अभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था और अगला सवाल ये इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आपको बताया है, ये अभाज्य गुणनखंड मेथड कहलाता है। तो इस तरह से इसके जो है ये अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए। तो एलसीएम का रूल क्या होता है, कोई भी छूटे ना और कोई भी दोहराया ना जाए। तो देखिए 13, 13 2 बार है तो एक बार लिख लिया, 2 अलग है और 7 भी अलग है तो कॉमन नहीं है तो उसको भी लिख लिया। लेकिन एचसीएफ का रूल होता है कि जो 2 बार आ रहा है दोनों लाइन में, या 3 लाइन है 3 तो 3 में, तो उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो एलसीएम का रूल है कोई भी छोटे ना, कोई भी दोहराया ना जाए, और एचसीएफ का रूल है जो भी दोहरा रहा है नंबर अपने आप को उसी को लिखा जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। ये 2 × 3 यहाँ ऊपर से आया है ये चीज़। तीसरे का है, अब तीसरे का है पी के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी का एक अद्वितीय हल है। तो ये शुरुआती चैप्टरों में से है। तीसरे का थोड़ा जूम कर देते हैं। तीसरे का 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y बराबर 0, ये दो समीकरण दिए थे। समीकरण को ए आइडियल इक्वेशन से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों से तुलना करने पर ए और बी के मान याद कर लीजिए। ए क्या है, एक्स का गुणांक, बी क्या है, वाई का गुणांक, और सी क्या है जो अचर पद है उसको सी कहते हैं।
तो इस तरह से ये मान निकल आएंगे, ये मान निकल आएंगे। फिर इसके अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि दिए गए समीकरणों का अद्वितीय हल है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो 3 कंडीशन होती हैं। एक, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो एक हल मिलता है, एक ही जगह टच कर रही हैं। दूसरा होता है जब रेखाएं संपाती हों, संपाती मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन, तो यहाँ पे अनंत हल मिलते हैं। और तीसरी कंडीशन होती है जब रेखाएं समांतर हों तो कोई हल नहीं मिलता। तो ये पहली कंडीशन है, इसमें रेखाएं अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब सिंगल, एक विशेष एक ही हल है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इसका फॉर्म, इसकी कंडीशन है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 a2 के मान यहाँ से हमने निकाले ही थे, ये b के, इसको हम लोग तीसरे का क्वेश्चन है p के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसको करने का तरीका है, 3 कंडीशन होती हैं। एक, रेखाएं सिर्फ समांतर हो, एक रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, और एक रेखाएं परस्पर संपाती हों। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी इस तरह से, और जब रेखाएं समांतर हो, संपाती मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन है तो लगभग, तब अनंत मान मिलते हैं। समांतर हो तो कोई मान नहीं मिलता। तो इस तरह से ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आइडियल इक्वेशन से तुलना करा के ए और बी के मान निकालेंगे। ए क्या है x का गुणांक, बी क्या है y का गुणांक, सी क्या है जो अचर पद है। फिर इसको ये कंडीशन होती है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो इस तरह से ए और बी के मान हमने निकाले हैं और यहाँ पे रख देंगे। तो ए1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 का मान p और b2 का मान 2। जब रखा तो हल किया, p नॉट इक्वल टू 4 आ गया। तो इसमें आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। वही बात है बस इसको कि p के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, मतलब 4 पे नहीं है, ये कहना चाह रहा है, दिए गए सभी योग का एक अद्वितीय हल होगा। 4 के अतिरिक्त p का कोई भी मान हो सकता है। फिर देख लेते हैं तीसरे का गा क्या है। ये एक त्रिभुज दिया है, इसमें इसको यहाँ फिगर थोड़ा क्रॉप करने पे, ये फिगर है, इसमें दिया था AD लंब, यहाँ पे C होगा, AD लंब BC। तो इसको करना क्या है, पहले तो ये त्रिभुज था लेकिन लंब खींचने के बाद जो है 2 समकोण त्रिभुज मिल गए। तो उसी हिसाब से समकोण त्रिभुज मिल गए हैं, तो समकोण त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों के लिए लंब कॉमन होगा, ये कॉमन होगा AD। तो इसलिए त्रिभुज ABD में PD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, वही कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। इसी तरह AC त्रिभुज ACD में भी, तो CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। जब समीकरण 1 से जब AD कॉमन है तो AD के मान निकाल लेंगे। AD बराबर दिया है, यहाँ से आ जाएगा AD का मान आ जाएगा, BD को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो AD बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। फिर समीकरण 2 में भी यही करेंगे। फिर ये AD कॉमन है तो CD का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब समीकरण 1-2 में ये दोनों बराबर हैं, ये भी AD का मान है, ये भी AD का मान है। जब दोनों AD का मान है तो तो इसको भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये CD जो है ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था। अब तीसरे का खा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का गा, फिर तीसरे का घा। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण प्रश्न याद कीजिए। आयतन क्या होता है कि कोई वस्तु जो स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। और पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ एक 2D 3D का भी अंतर होता है। आयतन 3D है और पृष्ठ 2D। तो इस वजह से ये देखिए, घन का आयतन है तो सबसे पहले भुजा पता होगी तभी हम पृष्ठ निकाल पाएंगे, तभी हम आयतन निकाल पाएंगे। भुजा, घन का आयतन दिया था, भुजा मान लिया हमने एक, तो एक क्यूब बराबर 1331 दिया है। एक क्यूब ये है 11 का क्यूब। आप लोग बच्चों क्यूब की पेपर दे रहे हैं तो 30 तक के वर्ग घन सब आपको याद होनी चाहिए, 20 तक के पहाड़ी।
नहीं तो इन सब सवालों में बड़ी दिक्कत आती है, कैलकुलेशन बहुत स्लो हो जाता है ज़रा से क्वेश्चन। अब आपको जैसे 1331 का क्यूब ना पता होता तो परेशान हो जाता। तो ए क्यूब, जब ए क्यूब रूट कर दिया तो ए बराबर 11 आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a²। तो यहाँ 6 की ए की वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया, तो ये आंसर आ गया। और फिर से भाई बात 11 का स्क्वायर अगर नहीं पता होगा तो फिर आप लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे तब निकालेंगे, तो उसमें भी नहीं तो 11 का 1 to 1 और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 726 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं चौथे का सिद्ध कीजिए कि चौथे का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप रट लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। समझने को समझ सकते हैं पर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये लगने लगता है कि समझ नहीं आया। कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मेट है, उसी में कुछ भी पूछ लिया जाए, √3 √32 सब ऐसे ही होगा। माना उन्होंने कहा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमने मान लिया अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है और √3 बराबर मान लिया p/q, जहाँ p और q धन पूर्णांक है। q 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा, 0 से डिविजिबिलिटी का। तो p/q बराबर √3। तो 3 को 1/3 को उधर भेज दिया। बहू ऐसे ही भाषा रट लेनी है। p/q एक परिमेय संख्या है तो 1/3 p/q भी परिमेय संख्या होगी। जब फिर 1/3 p/q एक परिमेय संख्या है तो 1/3 p/q बराबर √2 एक p, ये अगर परिमेय संख्या है तो ये जो है इसके बराबर है, तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हमको ये पहले से ही पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने 3√2 को परिमेय संख्या माना था, वह गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। पहली बार जब हम लोग पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कर दिया, क्योंकि अपनी वो आदत है मैथ में, थ्योरी तो हम लोग करते नहीं हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो एक तरह से अगर मान चाहें तो थ्योरिटिकल टाइप का हो जाता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा अजीब लगता है कि अरे ये क्या कर दिया, पहले माना फिर ये माना फिर वो माना, तो ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती सिद्ध कर रहे हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, इसी का यही एक इसका तरीका है। अगला क्वेश्चन है चौथे का खा। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। tan a बराबर cot b, ये 90 - थीटा वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। tan a बराबर, इसी तरह एक क्वेश्चन अभी ऊपर किया था जो स्क्वायर में था, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। tan a बराबर tan 90 - b, तो वही tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो यहाँ cot b लिखा ही था, तो यहाँ इसको लिख दिया tan 90 - b। tan बराबर है तो कंपेयर होकर हट जाएंगे, तो a बराबर 90 - b। जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो थीटा भी बराबर ही होंगे, ट्रीटमेंट रेशियो भी सेम है, तो a b इधर पक्षांतर करेंगे, इधर यहाँ माइनस का था तो यहाँ प्लस का भी हो जाएगा, तो a + b बराबर 90, और ये हो गया आपका प्रूफ। चौथे का क्वेश्चन, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, थोड़ा जूम कर दें, इसकी फ़ोटो भी नहीं क्लियर है। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है कि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि जब छाया बन रही होती है, अगर एक ही स्रोत है तो हमारा क्या है कि एंगल जो है फिर सेम होगा। जैसे हम लोग के सर पर सूर्य रहता है तो कहते हैं कि 12 बजे, तो छाया हमारे सर पे नहीं बनती, हमारी छाया नहीं बनती, तो बहुत छोटी छाया बनती है, नहीं बनने ये कहने का मतलब। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी भी नहीं बनेगी, क्योंकि तो इसलिए एंगल उसका बराबर रहता है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि बस कंफ्यूज़ किया है, बाकी है कुछ नहीं। 2 त्रिभुज दिए थे, तो एक 6 मीटर का ये ऑब्जेक्ट था, उसकी छाया 4 बन रही थी। इससे इनका कोई मतलब नहीं था, बस आपको थीटा देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं दिया। जब प्रकाश स्रोत एक ही है तो बनने वाली छाया और वस्तु के अंत सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा की छाया के साथ बना कोण समान होगा। अतः त्रिभुज ABC में, ABC ये वाला त्रिभुज है, ये वाला tan थीटा बराबर लंबवत आधार होता है। ये त्रिभुज से हम लोग डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम भी जब पहली बार सीख रहे थे तो कंफ्यूज रहते थे, कभी लंबवत आधार, कभी मतलब ये tan क्यों ले लेते हैं, कभी कभी sin क्यों ले लेते हैं, कभी cos क्यों ले लेते हैं, वो इससे डिसाइड होता है। ये लंबवत आधार है कि कर्ण बटे आधार है कि कर्ण बटे लंब है। तो जैसे ये एक तरीका होता है, लाल बटे का इसको पढ़ते हैं लोग। तो साइन है तो ये, कॉस है तो ये, टैन है तो ये। तो साइन लंब बटे कर्ण, कॉस है आधार बटे कर्ण, और टैन है लंब बटे आधार। और इसी का उल्टा हो जाता है, फिर कॉट है तो ये, सेक है तो ये, कॉसेक है तो
ये तो अभी tan ले रहे हैं तो लंबा टी आधार है, अगर आधार बटे कर लेते तो यहाँ कॉस लेते हैं। तो tan थीटा बराबर 6/4। तो ये अब कट नहीं रहा है तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती, हमें ऐसे ही यूज़ करनी पड़ेगी। त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में लिया तो tan थीटा बराबर लंबा टी आधार, तो tan थीटा बराबर h/28 आ गया। हाइट निकालनी तो थी तो हाइट को h मान लिया। अब देखिए tan थीटा वैसे वैल्यू नहीं मालूम है कि 30 है, 40 है, 60 है, लेकिन वैसे मालूम है कि tan थीटा की कोई भी वैल्यू हो पर tan थीटा की वैल्यू 6/4 आएगी। तो यहाँ tan थीटा पूरा रिप्लेस कर दिया 6/4 ये। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, इसको इधर भेजते हैं, इसको ऊपर यहाँ बट्टे में है गुणे में चला जाएगा। तो ये आ गया h बराबर 42 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार आप लोग और देख लीजिए। ये तो ये था चौथे का गा क्वेश्चन। अब चौथे का गा हो गया घा क्वेश्चन। घा क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन किया नहीं है क्योंकि ऐसे ट्रिग्नोमेट्री ये जो रचना वाले क्वेश्चन होते हैं ये इस डायरेक्ट लिखे हुए नहीं समझ में आते। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं करना क्या है। एक रेखाखंड है, इसके 2:3 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचेंगे, उसे न्यून कोण एक रेखा खींचेंगे, 2 और 3 भागों में विभाजित करना है। तो इसका सम कर लेंगे 2 + 3 का, 2 + 3 ये आ जाएगा 5। इसको 5 कट करेंगे 2, 3, 4, 5 और जो ये 7.8 है इसकी लास्ट वाले से इसको मिला देंगे। फिर इसका जो यहाँ इस वाली लाइन के जो लास्ट इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे 2 से और उसको भी ऐसे मिला देंगे। तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे, ये 3 हिस्से हो जाएंगे। इस तरह से 2 लाइन आ जाएंगी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस तरह से ये कट जाएगा। और ये जो चाप लगानी है इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये किसी भी एक सेम डिस्टेंस की होनी चाहिए, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लें, 1.5 सेंटीमीटर ले लें, जो भी, या अंदाजे से भी ले सकते हैं थोड़ा सा। 5वें का है 2 ऐसी 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। देखिए जैसे एक नंबर होता है, जैसे 2 एक सम संख्या है तो उसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा विषम संख्या। अगर 3 एक विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा सम संख्या। लेकिन अगर 3 में 2 जोड़ दें तो आएगा 5 विषम संख्या। तो मतलब 2 क्रमागत सम चाहिए या 2 क्रमागत विषम चाहिए तो 2 जोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए माना एक पहली विषम संख्या x मान ली और दूसरी क्रमागत विषम संख्या x + 2 ये। तो क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 290 है। तो पहले इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, ये लिख लिया। इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख दिया, a² + b² + 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अब चूँकि बहुत बड़ी डिजिट है और डिवाइड हो रहा है तो दोनों पक्षों में 200 भाग दे लेंगे। अगर नहीं देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे क्या है कि वैल्यू छोटी हो जाएंगी तो आराम से सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए डिवाइड कर लेते हैं। फिर वही बात, ये ऐसे तो ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है 2 को कि जोड़ने या घटाने पे 2 आए लेकिन गुणा करने पर 143 आए। तो वो नंबर हमें मिले 11 और 13। तो 11 और 13 का गुणा कराएंगे तो 143 आएगा और 11 और 13 आपस में जुड़ जा कट के यहाँ घट रहा है तो घट के 2 आ जाएगा। फिर इक्वेशन को ऐसे आधा बांट लेंगे इस तरह से, क्योंकि कई बार बच्चे x कॉमन लेते हैं तो यहाँ तक कॉमन ले डालते हैं, वो गलत तरीका है ऐसे। तो ये इतने में से x कॉमन लिया इन दोनों में से तो क्या आया x + 13। फिर यहाँ -11 कॉमन लिया, फिर x + 13 आया। फिर इस पूरे इक्वेशन से x + 13 कॉमन आ गया, 0 देखिए बराबर चल ही रहा है लगातार। ये x - 11 आ गया, x बराबर फिर वही 0 के बराबर है या एक बार बराबर करेंगे दोनों को अलग अलग तो x बराबर 11 आ जाएगा और y बराबर -13। तो अब क्या करेंगे कि धन पूर्णांक है तो हम लोग निगेटिव वाला नंबर जो है ये निगेटिव वाला नंबर इसको छोड़ देंगे, हम नंबर लेंगे केवल 11, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पहले कहा। तो x बराबर 11 था तो दूसरी संख्या क्या थी x + 2 और उसका x + 2 में x का मान रख देंगे तो दूसरी संख्या 13 आ जाएगी। 11 और 13 आप लोग को लग रहा होगा ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे माइनस है। फिर अगला क्वेश्चन है 5वें का खा। तो सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा ये वाला x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x/a + y/b = 1। ये निर्देशांक ज्यामिति के वाले चैप्टर से है। तो बिंदु संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है। तो संरेख होते हैं तो क्षेत्रफल 0 हो जाता है। तो x1, x2, y1, y2 के मान इस तरह से निकाल लेंगे। पहले लिख लेते हैं, इससे सुविधा होती है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन उससे गलत होने के चांस रहते हैं। तीनों बिंदु संरेख और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल
का ये फार्मूला होता, लेकिन इसको 0 के बराबर कर दिया, तो 1/2 वहाँ जाएगा, गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल हमारा क्या मिलेगा, x1 y2 + x2 y3 + x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। आपको बड़ा लग रहा होगा पर ऐसा बड़ा है नहीं। देखिए पहले ये याद रखिए, x1 x2 x3, दूसरे में क्या आता है माइनस y1 y2 y3, इस तरह से लिख लेंगे। फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। फिर नीचे ये दूसरे वाले में भी 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ 2 आएगा, 3 यहाँ, अब x है तो y आएगा, y है तो x आएगा, और इसके नंबर क्या होंगे 2 3 1। तो पहले 2 3 1, यहाँ पे भी 2 3 1। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अगर शुरुआत में ना याद हो तो ट्रिक की आवश्यकता कुछ नहीं, सीधे हम लोगों ने x1 y1 के सब मान रखे। ये देखिए x1 का मान रखना था, x1 की वैल्यू है a, तो यहाँ पे रख दिया a। फिर y2 की वैल्यू रखनी थी, तो y2 की वैल्यू है b, तो b रख दिया। फिर x2 की वैल्यू रखनी थी, तो x2 की वैल्यू है 0, तो बाकी और किसी से मतलब नहीं है, 0 से गुणा होगा खुद ही 0 हो जाएगा, बाकी रखना तो है ही। फिर x3 पे आए, x3 की वैल्यू है x, लेकिन y1 की वैल्यू है 0, फिर वही कंडीशन 0 आएगा तो फिर 0 हो जाएगा ये। अब माइनस y1 की वैल्यू है 0, ये देखिए ये वाली, और x2 की भी वैल्यू 0 है तो ख़त्म हो जाएगा ये भी। फिर उसके बाद y2 की वैल्यू रखनी है हमें, y2 की वैल्यू है b, तो y2 की वैल्यू b रखी, x3 की वैल्यू है x, तो ये x रख दी, तो bx हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे y3 की वैल्यू रखी y, और x1 की वैल्यू है a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 वाले हट ही जाएंगे। ये देखिए इसमें 0 था, इसमें 0 था, इसमें 0 था, ये सब कट के हट गया, क्या बचा ab माइनस bx माइनस ay। और फिर इसको माइनस वाले को उधर ले गए, ये माइनस वालों को उधर ले गए, तो ये प्लस में आ गए। अब दोनों बच्चों में ए बी का भाग दे देंगे, तो ए बी बटा ए बी 1 आ जाएगा, और यहाँ बी से बी कट जाएगा, तो ए बचेगा x अपॉन है, यहाँ ए से ए कट जाएगा, तो y अपॉन बी बचेगा, और यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है 5वें का गा। 5वें का गा क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 92 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या ज्ञात करनी। तो शंकु का त्रिज्या ऊंचाई, ये त्रिज्या ऊंचाई होती है, ये लंबवत ऊंचाई होती है। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में l+r, तो और संपूर्ण पृष्ठ दिया 90 पाई, ये रखा l+r, आर की वैल्यू पता नहीं, l की 13 रख दी। तो इस तरह से पाई से पाई कट गया, 90 बराबर आर का अंदर गुणा होगा तो दोनों के साथ 13r और r स्क्वायर। फिर जो है द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर आप लोग को द्विघात समीकरण आता हो तो सीख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन में आता है, शून्य निकालने को डायरेक्ट आता है। ये समीकरण दे दिया जाएगा, इसके शून्य निकालिए, शून्य, तो इस तरह से ये समीकरण आ जाएगा। इसको फिर से और सीधा करके लिख लिया, जिस तरह से हम लोग को याद है। फिर वही बात, 13 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे 90 आए, जोड़ने या घटाने पे 13 आए। तो 13 18 और 5 18 पंची 90, और 18 में 5 जाएगा, 13 बचेगा। फिर ये समीकरण को आधा आधा ऐसे यूँ आधा आधा देखेंगे, तो यहाँ से आर कॉमन ले लिया, x होता है तो x, आर होता है कोई भी मतलब चर पद हो तो आर कॉमन लिया तो यहाँ r+18, यहाँ माइनस का 5 कॉमन लिया तो r+18। फिर फाइनली r+18 कॉमन आ गया, r-5 रह गया। अब दोनों सब 0 के बराबर हैं, एक 0 के बराबर करेंगे तो r बराबर 5 और -18 हो जाएगा। तो r की वैल्यू 5 हो गई, क्योंकि मेज़रमेंट है तो माइनस में हो नहीं सकती। अब 5वें का कहा है, ये सारणी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। किसी निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय। 3 चीज़ें होती हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य हमारा समांतर माध्य, माध्यिका को मध्यक भी कहते हैं, और बहुलक। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें माध्य निकालना है। तो दैनिक व्यय दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 से, ये वाले जो मान दिए रहते हैं उसको कहते हैं 12 बटा 4, 5 12 2, और ये वर्ग अंतराल। तो इस तरह से हेडिंग बना लेंगे। 12 को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए एफ सी नोट करते हैं, और फिर ये मध्यमान मान लेंगे। मध्यमान कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच का मान,
ऐसे अगर देख पाएँ तो 125 है, नहीं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, और 250 में जब 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 125। इस तरह से सभी मध्यमान निकाल लेंगे। इसका 125। अब जैसे कि इसमें 50-50 का गैप है, तो मध्यमान में भी 50 का ही गैप होगा, देख रहे होंगे। 25 में 50 जोड़ेंगे 75, इस तरह से नीचे तक मध्यमान निकला। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके आंसर इसमें लिख देंगे। तो 125 का जब 500 में गुणा होगा, फिर 5 का 175 में होगा, यहाँ लिख देंगे। फिर 12 का 225 में, ये इसी तरह से। फिर आखिरी में क्या करना है, इन सब को जोड़ लेना, तो ये आ जाएगा। फिर इनको भी आपस में जोड़ लेना, ये बारंबारताओं का योग आ जाएगा। फिर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है ये एफ एक्स निकाला था और सबको जोड़ दिया तो सिग्मा एफ एक्स। एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी, सबको जोड़ दिया तो सिग्मा लगा दिया। तो एफ इंटू एक्स का योग और एफ का योग दोनों के मान रखे हैं। आंसर आ गया x बार बराबर 211। तो इस तरह से ये इतना सरल क्वेश्चन है। अब छठवें का क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवें का ये दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। छोटी भुजा x मान ली, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर है, और विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अधिक है तो जोड़ेंगे, अगर गुना कहता है तो गुणा करते हैं। जैसे 3 गुना है, 4 गुना है तो गुणे 4। छोटी भुजा x, बड़ी भुजा x प्लस 30, विकर्ण है x प्लस 60। आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। क्योंकि ये x है तो ये भी x है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, नियम है। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री का है, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो वही काम, ये पाइथागोरस प्रमेय लिखी। विकर्ण है ये 60x, छोटी भुजा बड़ी भुजा, सबका वर्ग करके हल करेंगे तो ये सॉल्यूशन है। फिर इसका हल करेंगे तो हमें फिर से देख रहे हैं द्विघात समीकरण मिल गया। फिर भाई 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ा, गुणा करने में 2700 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 60 आ जाए। जब जोड़ने गुणा करने में भी साइन ध्यान देते हैं। अब यहाँ माइनस का 60 आना चाहिए और गुणा करने पे माइनस का 2700। तो 90 और 30 में गुणा होगा तो 2700 तो आ ही जाए, और एक संख्या माइनस में प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस में संख्या आ जाए। अगर क्योंकि 60 लाना हो तो 30 को भी हम लोग माइनस रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि हमें माइनस का 60 लाना। तो इसलिए 90 एक बड़ी संख्या प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े चिन्ह नंबर का आता है, तो इसलिए 90 को हम लोगों ने माइनस में रखा है। फिर आधा आधा इक्वेशन ऐसे आधी आधी देखेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ से प्लस का 30 कॉमन आ गया, तो x माइनस 90, और यहाँ पे भी बराबर में 0 चल रहा था। तो इस तरह से सॉल्व किया, x बराबर 90 माइनस 30 आ गया। अब वही है कि माप है भुजाओं की, तो माइनस वाला छोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर 90 जब लेंगे, जो माना था उसी में x का मान रखते जाएंगे। x बराबर 30, यहाँ x का मान रख दिया 90, 120 आ गई बड़ी भुजा, विकर्ण था x प्लस 60 तो 90 रख दिया, तो ये आ गई 150। फिर है छठे का खा। यदि दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इस भाग को हटा के, ये जो भाग है ये, इसमें दो आकृतियाँ, एक त्रिभुज है और दूसरी ये, तो इसलिए हमें पहले सेकंड भाग का चाहिए। त्रिभुज में से वृत्त का माइनस करके एरिया, इस भाग का एरिया निकाल लेंगे। उसने कहा है कि ये जो है, ये वाला पहले हमने ये वाला छोड़ दिया, ठीक, इतना लिया पूरा। तो ये है, इसमें एक त्रिभुज है और एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब ये पूरा अगर वृत्त है तो उसका ये हिस्सा जो शेडेड है। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ये जो बनाया ये है। तो वही हमें निकालना है। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त का चौथा हिस्सा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। डायमेंशन 14 दी गई है, और जो वृत्त भी है वो भी 14, उसकी त्रिज्या 14 है। तो वृत्त के पूरे वृत्त का एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो उसका चौथा हिस्सा चाहिए तो 4 से भाग दे देंगे ये। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 154। अब वृत्तखंड जिसकी त्रिज्या, अब वो जो हिस्सा बचा है वो वृत्तखंड है। वृत्तखंड जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर निकालने के लिए, वृत्त बड़ा है तो बड़े से छोटे को घटाएंगे।
तो 154 में से 28 घटाया क्या है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा दिया था अर्धवृत्त का व्यास दिए गए त्रिभुज के विकर्ण नहीं सॉरी कर्ण के बराबर है, अतः त्रिभुज का विकर्ण जो है त्रिभुज का कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। कर्ण यहाँ इसकी बात हो रही है, ये इसकी वैल्यू तो दी नहीं गई है हमें, ठीक है। तो इसकी निकालने के लिए इसको लेके समकोण त्रिभुज है ही है, तो कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो व्यास है वो ये जो आउटर वाला एकदम इस कैसे बना है, इस वाले इसका जो है व्यास है ये वाली लेंथ, इसलिए तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाई और उसका मान आ गया ये 14√2। अब 14√2 है तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, तो 2 से भाग दे दिया तो त्रिज्या मिल गई। अब ये इस तरह के 2 फिगर मिल गए, एक ये। अब ये वाला, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक तो ये है और ये बड़ा वाला जो बनेगा ये, इसमें से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले जो वृत्त मिल रहा है अर्धवृत्त उसका क्षेत्रफल, तो ये त्रिज्या भी हम लोगों ने 7√2 निकाली थी, स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर जब होगा तो 2 आ जाएगा, तो 154 आ जाएगा। तो 154 के अंदर ही 56 है, तो 54 में 56 जाएगा तो 98। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन हो गया छठे का खा। तो ये छठे का गा क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज को, तो ये एक त्रिभुज पहले इसमें ऐसे होता है, ये त्रिभुज आप लोग बना लेंगे, फिर उसके बराबर न्यून कोण खींचेंगे। तो इसमें दिया है कि 3/4 हो, तो उसमें 4 हिस्से कर लेंगे, आखिरी वाले को 4 से मिला देंगे, इसी के पैरेलल 3 से मिलाएंगे, और फिर इस भुजा के समांतर ये खींचेंगे इसके पैरेलल, और फिर यही इसी को आगे इसके पैरेलल खींच देंगे, तो ये जो त्रिभुज है वो मिल जाएगा। छठे का घा है कि बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का बहुत आसान है, ये है छठे का घा। तो ये वर्ग अंतराल दिए थे, फिर माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर उसके बाद जो भी लिखेंगे इसमें जोड़ के यहाँ लिख देंगे। तो 2 यहाँ लिख दिया, जो भी ऊपर होगा उसको यहाँ लिख देंगे, फिर 2 में 4 जोड़ा 6, फिर 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18, और कुल बारंबारताओं का योग जो है 18 आ गया। अब माध्यिका निकालनी है तो n/2 का मान निकालना पड़ेगा। तो n/2 का मान है, n बराबर 18 है, तो n/2 का मान है 9। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी माध्यिका किस वर्ग में होगी। तो 9 ये 6 तक ख़त्म हो गया है, तो 9 इसमें ही आएगा, तो हमारा जो है ये इधर से ये माध्यिका वर्ग हो गया। तो L1 L2 F, L1 है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, और माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये 6 हो गई। ये होता है फार्मूला। M है माध्यिका, L1 है निम्न सीमा माध्यिका वर्ग की, उच्च सीमा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, फिर n/2 - c, सारे मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माध्यिका। ये बहुत सरल सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है। 4 से 6 नंबर में। अब अगला क्वेश्चन है 7वें का। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 हो गया। नाव को पुल पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब एक नाव थी, पहले यहाँ थी, तब यहाँ 30 का बन रहा था, ये एंगल 30 का बन रहा था, फिर नाव जो है यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ से जो पुल का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60। तो ये है इसका सॉल्यूशन। x दूरी तय करने में लगा 4 मिनट, और नाव की चाल मान ली y किलोमीटर। तो त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर x/a बराबर 3/h। फिर दूसरे त्रिभुज में लेंगे ABD में tan 60 बराबर √3 बराबर h/a। अब देखो h बराबर ही है, तो h से हमें x और a के बीच में रिलेशन पता चल गया है। a जो है x का आधा है। तो सवाल में जो पहली कंडीशन थी x दूरी y चाल से 4 मिनट में तय करती हैं, तो a दूरी कितने देर में तय करेगी।
तो ए का मान हमने क्या निकाला x/2, तो x/2 रख दिया और x/y तय करने में लगा था 4, 1/2 पहले से, तो ये आ जाएगा 2 मिनट। 7वें का है अथवा वाला दूसरा, ये एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधा रेखा में है, उस मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो इस तरह से फिगर बनेगा। दोनों ट्राइंगल एक बार ले लेंगे। पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, तो tan अल्फ़ा बराबर, ये पूरा 100 है, ये पूरा 100 है, ये h है, तो h/100। दूसरे में क्या लेंगे? दूसरे में ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो tan 90 माइनस अल्फ़ा है, तो h, ये h हो गया, ये 25 दिया है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को गुणा करा देंगे, तो tan अल्फ़ा दोनों अच्छों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, ये tan अल्फ़ा का मान है, tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर 1 होती है वैल्यू, और ये दूसरा ये आ गया। अब ये h² बराबर 25 है, तो h का मान निकालेंगे, तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 100 का हो जाएगा 10, तो h बराबर 50 मीटर आ जाएगा। ये है 7वें का सॉल्यूशन। अब 7वें का ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। माना ऋतु की चाल x है, धारा की चाल y है। धारा की दिशा में ऋतु की चाल x प्लस y, धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं और धारा की विपरीत दिशा में घट जाती है। तो वही है, धारा की दिशा में x प्लस समय दूरी और समय दिया था, तो चाल निकाला x प्लस y बराबर 10। धारा के विपरीत चाल थी 2 किलोमीटर पर घंटे। ये 4 है दूरी, ये 2 है समय, ये 20 है दूरी, ये 2 है समय, 2 घंटे। उतने ही समय में कह रहा है, तो पहले 2 दिया है, दोबारा में उतने ही समय कह दिया, तो यहाँ पे भी 2 ले लिए। अब 2 समीकरण मिल गए रेखीय, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की ये विलोपन विधि है। विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा। विलोपन विधि में करते क्या, ऐसे लिख लेते हैं, वो एक पद को, एक चर को बराबर कर लेंगे। अब ये आपस में कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो x बराबर 6। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखा, y का मान आ गया 4। तो x बराबर 6, ऋतु की चाल, धारा की चाल, ऋतु की चाल 6, धारा की चाल 4। ये दूसरा क्वेश्चन था। समीकरण को रैखिक युग्म में बदलकर हल करना है। तो ये समीकरण दिया था दोनों, ये फिर हमने क्या किया, एक्स वाई को दोनों के साथ में अलग अलग कर दिया। यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, फिर यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5x 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। और 1/x को मान लिया b, 1/y को मान लिया ये नॉर्मल रैखिक समीकरण 2 चर वाले मिल गए। फिर से इन दोनों को विलोपन विधि से फिर सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखिए पहले से कोई बराबर नहीं था, तो ऊपर हमने 7 का गुणा कराया, नीचे 2 का कराया, तो ये b वाले बराबर हो गए दोनों। फिर जोड़ देंगे, ये 65 आया, ये आपस में कट गए, ये दोनों जोड़ के 65 आया, तो ये का मान 65 आया। एक मान जब समीकरण 1 में फिर रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 उधर जाएगा 7, तो 5 को इधर लाएँ और 2 को इधर भेज दिया, तो 2b बराबर 2 बचा, b बराबर 1। और b और x के मान दोबारा रखने पर 1/x बराबर b और 1/y बराबर a माना था, उसके मान यहाँ पे रख दिए हैं। फिर x को उधर ले गए अंश में, तो x बराबर है y बराबर 1। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, या कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो उसको भी मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। बाकी परीक्षा से संबंधित कोई समस्या हो तो अगर हमारी जानकारी में होगी तो वो आपको शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।